Hello friends, welcome to our channel Satyavanand. Today we will discuss the Hindu daily news analysis section of the editorial. तो आज हम देखेंगे द हिंदू के एडिटोरियल सेक्शन को एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे। हम देख रहे हैं केंद्र सरकार और जुडिशरी के बीच में बहुत ज़्यादा इस समय टेंशन चल रहा है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कुछ कमेंट करते हैं, फिर लॉ मिनिस्ट्री कमेंट करती है, फिर जो है लॉ मिनिस्टर कमेंट करते हैं, उसके बाद फिर कॉलेजियम का कुछ डिसीजन आता है। आजकल हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट डेली कुछ न कुछ डिसीजन देता है, चाहे छोटे या बड़े मामले में जरूर वो भी डिसीजन दे रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। इसके अलावा देखें तो राज्यपाल का इंटरफेरेंस जो है राज्यों के क्षेत्र में ज़्यादा बढ़ रहा है। इस तरीके से भी केंद्र सरकार और राज्यों के बीच जो है राज्यपाल के माध्यम से टेंशन देखने को मिल रहा है। इसी पर्सपेक्टिव में आज दो आर्टिकल हैं, एक जो है राज्यपाल यानी गवर्नर से रिलेटेड है और दूसरा सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, और एक जो है अर्बनाइजेशन से है, यानी अर्बनाइजेशन देखा जाए तो जियोग्राफी का सेक्शन जो है सेटलमेंट जियोग्राफी उससे आता है। तो इन तीन एडिटोरियल को हम देखेंगे। तो देखा जाए तो पहला एडिटोरियल हमारा है चेंजिंग पॉलिटिक्स इनकम्पैटिबल गवर्नर्स। तो ये आर्टिकल हम देखें तो ये हमारा आर्टिकल आता है जनरल स्टडी सेकंड का जो है गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी सेक्शन से, और इसके टॉपिक की बात की जाए तो फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, और दूसरा देखें सेपरेशन ऑफ पावर से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल को लिखने वाले जो व्यक्ति हैं वेरियन रोड्रिग, ये एक्चुअल में देखा जाए तो मैंगलोर यूनिवर्सिटी के फार्मर प्रोफेसर हैं और ये JNU के भी प्रोफेसर हैं, यानी एक प्रोफेसर व्यक्ति हैं। तो आइए देखते हैं कि इनका कमेंट क्या है आज के पर्सपेक्टिव में गवर्नर को लेकर के। अगर बात की जाए इस आर्टिकल में जो डिस्कस किया गया है कि जो बीजेपी और नॉन बीजेपी स्टेट गवर्नमेंट हैं, जैसे हम देखें तो यूनियन गवर्नमेंट हमारी इस समय बीजेपी की है और बहुत सारे राज्यों में भी बीजेपी की गवर्नमेंट है, पर इसके अलावा बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। तो उन राज्यों में जो है क्लैश चल रहे हैं और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रह रहा है। जैसे बात की जाए कि महाराष्ट्र में थोड़े समय पहले बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं थी, परंतु प्रेजेंट टाइम में वहाँ पर कोलिशन बीजेपी की कोलिशन गवर्नमेंट है। तो पंजाब, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, झारखंड, दिल्ली या अन्य ऐसे राज्यों में हम देख रहे हैं विवाद आए दिन एक के बाद एक देखने को मिलता है। इसके एक्चुअल में जो राइटर हैं वेलेरियन रोड्रिग्स, इन्होंने तीन मेन कारण बताए हैं कि तीन कारण जो प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में है वो ऐसा इशू जो इराइज हो रहा है। तो उसमें पहला कारण तो उन्होंने कहा है कि बीजेपी की जो नॉन भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट है पावर में, उसी को लेकर के वो पावर का टसल है। दूसरा उन्होंने कारण बताया कि जो गवर्नर का है उनका इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा है, तो कॉन्स्टिट्यूशन या यूनियन को कॉन्स्टिट्यूशन के प्रमोशन को कहते हैं या यूनियन को सपोर्ट करने की वजह से वहाँ पर क्लैश बढ़ रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो उनका कहना है कि थर्ड पार्टी ये है कि डिसएग्रीमेंट बहुत ज़्यादा है, यानी अगर हम देखें तो लोग ओपन मीडिया में आते हैं, वो अपनी बातें रखते हैं, तो जो गवर्नर हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर गवर्नर, इनमें इतना ज़्यादा डिसएग्रीमेंट है कि आपसी कंसेंसस क्रिएट ही नहीं कर पा रहे हैं और पॉलिटिकली डिवाइड हो गए। पॉलिटिकली ये लोग इतने ज़्यादा डिवाइड हो गए हैं कि मन भेद और मतभेद दोनों हो गए हैं। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गए हैं। इसको रेफरेंस में आगे वो बढ़ाते हुए कहते हैं कि जो तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर RN रवि हैं, उनकी बातों को देखा जाए तो उन्होंने एक नया ओपन फ्रंट क्रिएट कर दिया है। वो क्या कर रहे हैं, वो इंडियन नेशनलिज्म की एक आइडिया को डिफाइन करना शुरू कर दिए हैं और एक्चुअल में देखा जाए तो तमिल पीपल को वो नया लेसन पढ़ाना चाहते हैं, नया लेसन देना चाहते हैं, ऐसा आर्टिकल में कहा गया है। जिससे क्या हो रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट उसे स्वीकार नहीं कर पा रही है और वहाँ पर क्लैश क्रिएट हो रहे हैं। इसके अलावा देखा जाए कुछ और आर्गूमेंट दिया जाए तो एक्चुअल में ऐसा हो क्यों रहा है, क्या गवर्नर के पास कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, क्या गवर्नर को ऐसी कोई डिस्क्रिशनरी पावर दी गई है जिससे वो स्टेट गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पर वो अपने मनमाने तरीके से काम कर सकें। तो एक्चुअल में देखा जाए तो गवर्नर को कॉन्स्टिट्यूशन ने डिस्क्रिशनरी पावर दिया है, लेकिन वो कुछ पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेज में है, वो हमेशा परपिचुअल नहीं है। जैसे अगर स्टेट गवर्नमेंट में विफल हो जाती है, सरकार गिर जाती है, तो नई सरकार बनाने के लिए वो किसको आमंत्रित करेंगे अगर कोई बहुमत दल का नेता ना हो, यानी कोई ऐसी पार्टी जो सिंगल मेजॉरिटी पार्टी हो लेकिन वो बहुमत के आंकड़े को नहीं टच करती है, तो उस समय वो गवर्नर किसको बुलाएंगे, वो डिस्क्रिशनरी पावर है। अगर सरकार जो है इसी तरीके से सरकार इलेक्शन के बाद
कोलिशन न बन पाए तो क्या होगा, तो कुछ ऐसी डिस्क्रिशनरी पावर हैं, या जैसे कि अगर कोई गवर्नमेंट बिल पास कर दी तो उस पर साइन करने के मामले में भी लेकर कुछ चीज़ों को लेकर के होता है। जैसे अगर बात करें हाई कोर्ट, अगर जो कंसर्न हाई कोर्ट है, अगर वहाँ पर उसके पावर में कुछ चेंजिंग किया जाए स्टेट असेंबली द्वारा, तो गवर्नर उसको साइन करने से मना कर सकते हैं और राष्ट्रपति महोदय को भेज सकते हैं। इस तरीके की कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन उनको कितनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दी गई है कि जो डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी यूज करेंगे, ये एक्चुअल में एक विवाद का मैटर बना रहता है। और सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के अकॉर्डिंग ही काम करना है। तो अब यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक आर्गूमेंट क्रिएट हो जाता है, एक इशू क्रिएट जो एक्चुअली नेसेसरी नहीं है, फिर भी कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेज आते हैं जो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो एक्चुअल में इसका रीज़न क्या है, इसका असली रीज़न ये है कि एक एग्जाम्पल लोग सेट करना चाहते हैं, पॉपुलिस्ट पोस्चरिंग करना चाहते हैं कि वो एक्चुअल में एक अपने आप को ब्रांड स्टार बनाना चाहते हैं, इसलिए दूसरे पर क्या है ब्लेम गेम कर रहे हैं। दूसरे को जो है लोग झूठ आरोप लगाते हैं बिना तर्कों का, बिना किसी कॉन्स्टिट्यूशनल या किसी लीगल बैक के सपोर्ट के लोग भी एक दूसरे को ब्लेम करते रहते हैं। और इसी फैक्चुअली करेक्ट है कोई डाटा या करेक्ट नहीं है, तो एक दूसरे के ऊपर आरोप और प्रत्यारोपण की वजह से भी एक बहुत ज़्यादा समस्याएं क्रिएट होती हैं और उनके बीच जो है एक बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल सेट नहीं हो पाता है। आगे हम देखें तो आगे राइटर डिस्कस क्या करते हैं कि अगर जो हमारे पास इंडियन पॉलिटी की बात करें तो हमारा पॉलिटी जो है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। हम 75 साल से ज़्यादा तक हमारा संविधान चला है। अभी इसमें क्या है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन इसमें चैलेंजेज हैं। अगर इस तरीके की सिचुएशन रहेंगी तो चैलेंजेज हमको दिख सकते हैं। आगे वो राइटर बात करते हैं सी चेंजेज इन स्टेट। एक्चुअल में देखा जाए 1967 तक सेंट्रल गवर्नमेंट एंड यूनियन गवर्नमेंट और राज्यों के राज्य गवर्नमेंट कांग्रेस पार्टी की हुआ करती थी। 1967 में कांग्रेस गवर्नमेंट बहुत सारे राज्यों में हार गई और यूनियन गवर्नमेंट कांग्रेस की थी और स्टेट गवर्नमेंट रीजनल पार्टी की थी। तो वहाँ से बहुत सारे पार्टियों का उद्भव होता है। उनका एक्चुअल में देखा जाए तो वो अचानक में फ्रंट पर आ गए और उनको काफ़ी ज़्यादा जनता ने सपोर्ट कर दिया। वहाँ से क्लैशिंग शुरू होती है एक्चुअल में यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। 1980 के बाद 1975 में इमरजेंसी लगता है, उसके बाद ये क्लैशिंग तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और 1980 में उसके बाद जब जनता पार्टी की सरकार भी लोग नहीं चला पाए, गिर गई, 1980 में दोबारा इलेक्शन हुआ, तो उसके बाद जनता पार्टी की जो मेंबर थे जो कांग्रेस छोड़ चुके थे, वे लोगों ने क्या किया, अपने अपने अलग अलग रास्ते बना लिए। तो उसी टाइम भाजपा, बसपा, सपा या अन्य सभी राज्यों में लगभग रीजनल पार्टी स्थापित हो गई। इससे पहले बहुत सारी रीजनल पार्टियाँ थीं, तो रीजनल पार्टियों ने आना शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक समस्या ये दिखने लगी कि अब टेंशन एक्चुअल में वहीं से शुरू होती है। क्यों? रीजनल पार्टियों का क्या कहना है कि वो अपनी लिबरलाइजेशन चाहते हैं, वो अपनी इकोनॉमी को लिबरल चाहते हैं और डिवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी। उनका कहना था कि जो उनकी इकोनॉमिक रिस्पांसिबिलिटी है, पॉलिटिकल रिस्पांसिबिलिटी है, वो स्वयं निभाएंगे। उनको सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट की तरफ नहीं देखना, यूनियन गवर्नमेंट उनमें हस्तक्षेप न करे। हम जानते हैं 1977 जब 1975 में इमरजेंसी लगा, 1977 में फिर इलेक्शन हुए, तो उसी टाइम गवर्नर को बदलने का काम शुरू हुआ। उसी टाइम गवर्नर का हस्तक्षेप एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। आगे हम देखें इसी विकास क्रम में 1992-93 में 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आते हैं और वो जब पास हो जाते हैं तो लोकल गवर्नेंस को वो प्रमोशन करते हैं। इंक्लूजन एंड डिवोल्यूशन ऑफ पावर शुरू हो जाता है। तो यानी जब राज्यों को पंचायती इलेक्शन कराने के लिए, म्यूनिसिपल इलेक्शन कराने के लिए बहुत ज़्यादा पावर मिल जाते हैं। ये काम कौन किया गया? पर पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह की जो टीम थी उन्होंने किया था। फिर उन्होंने 1991 से 1996 तक पीवी नरसिम्हा राव जो है भारत का प्राइम मिनिस्टर थे। तो उन लोगों ने क्या किया, बहुत सारे जुडिशियल के मैटर आए, जैसे कि बम्बई केस आता है, वहाँ पर भी ये साफ हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नर के पावर हैं वो किस तरीके से प्रयोग किए जाएंगे। तो बम्बई केस एक गवर्नर और स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ें देखी गई थी। आगे हम देखें तो एक्चुअल में स्टेट चाहते हैं कि उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो और इन्हांस हो और उसमें रिलेटिव ऑटोनॉमी मिले, यानी राज्यों को एक रिलेटिव ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए
कि उनका जो मैटर है वो उसे स्वयं सॉल्व करें, यूनियन गवर्नमेंट हस्तक्षेप न करे। आगे आर्टिकल में चर्चा की गई है कि जो राज्यों का रोल इन्हांस हो रहा था वो एक्चुअल में चैलेंज कर रहा था। क्यों? यूनियन पावर को चैलेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि जनरली ऐसा हो रहा था कि वो यूनियन के कम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट चैलेंज और अपॉर्चुनिटी दोनों क्रिएट करने लगे। आगे अब एक समस्या ये आने लगी, फियर ऑफ सेंट्रिपिटल टेंडेंसी दैट मार्क द अर्ली ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस नो मोर होल्ड गुड एज फार एज द ब्रॉड एक्सपेंशन ऑफ इंडिया आर कंसर्न्ड। अगर हम देखें सेंट्रिपिटल टेंडेंसी, ये एक सही बात है कि राज्य की जो रीजनल पार्टी हैं ये सेंट्रिपिटल टेंडेंसी यानी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के विरोध में करती हैं। इनका कहना है कि डिवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, डिसेंट्रलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन हम जानते हैं, हमारा इतिहास है, भारत का इतिहास है कि जब कभी भी भारत में सेंट्रल स्ट्रांग नहीं रहा है, केंद्रीय सत्ता छीड़ हुई है, तब विदेशी आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया है। इसलिए भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट का स्ट्रांग होना अति आवश्यक है, लेकिन राज्यों को उनकी पावर को बनाए रखना भी आवश्यक है। यानी जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है, ये बात राज्यों को भी समझना चाहिए और यूनियन गवर्नमेंट को भी समझना चाहिए कि राज्यों को अपने ही दायरे में कानून बनाने चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने ही दायरे में काम करना चाहिए। उनको मेन रूप से ये देखना चाहिए कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना रहे। तो आगे हम देखते हैं आर्टिकल में क्या डिस्कस किए गए हैं कि सेंट्रिपिटल टेंडेंसी जो है ये कंसर्न क्रिएट करती है राज्यों के लिए। आगे देखें तो अटल बिहारी वाजपेयी ने जो है, उन्होंने जब 1999 से 2004 तक सरकार चलाई तो उन्होंने देखा था, उनको अंदर काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट किए थे सेंसिटिविटी कि जो स्टेट का रोल है वो उनको रोल प्ले करना चाहिए। उन्होंने कुछ सेंसिटिविटी दिखाई। आगे देखा जाए तो ये इनिशिएटिव जो है रीजनल पार्टी या लीडरशिप में स्ट्रांग हो गई काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला था, तो रीजनल पार्टियों को इससे ज़्यादा फायदा हुआ था। अब स्ट्रांग स्टेट वेयर नॉट सीन एज एन एफरंट टू नेशनल यूनिटी बट द लेटर इटसेल्फ वाज कंसेप्चुअलाइज्ड एज बीइंग फॉर्ज्ड थ्रू रोबस्ट रीजनल बॉन्ड। तो किसी भी सरकार को अगर नेशनल यूनिटी को बढ़ानी है तो सबसे ज़रूरी है कि रीजनल पावर को कलेक्ट किया जाए, उनको आपस में जोड़ा जाए, कोऑपरेशन और कोरिलेशन अच्छे से रहेंगे तो हमारी सरकार अच्छी हो सकती है। अगर बात देखा जाए अटल बिहारी वाजपेयी की जो पॉलिटिकल इनिशिएटिव थी, jolted the Congress party from its focus on centralized policy, predisposing it to pre-poll coalition at its पचमढ़ी 1998 and later शिमला कॉन्क्लेव। जो अटल बिहारी वाजपेयी की पॉलिसी थी उसने जो है कांग्रेस को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित किया, फिर उन्होंने अपने भी अंदर टेंडेंसी चेंज करने की लाती है। लेकिन आगे हम देखते हैं फिर बीजेपी 2014 में राइज करती है और हिंदुत्व तो शिफ्ट की बात की गई है। तो जो 2014 में एक आइडियोलॉजिकल था, उसके बाद फिर हुआ कि री आर्टिकुलेशन ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। तो इंडियन फेडरलिज्म को फिर से उन्हें आर्टिकुलेट करना शुरू कर दिया गया और उसके अलग अलग ग्राउंड स्वेल सामने आते हैं। उनको कोई स्टेट ऑटोनॉमी को अप्रिशिएट भी किया जाता है और वो आगे चलता है। तो कभी कभी यहाँ पर टेंशन क्रिएट कर दिए जा रहे हैं। तो इसमें एक चीज़ें हैं, कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर गवर्नर भाजपा पार्टी के, यानी देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नियुक्त किया है, लेकिन वो एक्चुअल में बीजेपी रूल्ड स्टेट नहीं है, पर वहाँ के गवर्नर ऐसे हैं जो वहाँ पर स्थिति को काफ़ी ज़्यादा अच्छे से संभाल लेते हैं और विवाद होने से बच जाते हैं। साउंड रीजनिंग इटरेट लाउड एंड क्लियर दैट स्टेट कैन नॉट बी cordoned ऑफ विद इन द बाउंड्री ऑफ द फिएट ऑफ द सेंटर एनी लॉन्गर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एक बाउंड्री के अंदर, लिमिटेशन के अंदर राज्य सरकारें रहना नहीं चाहती हैं। ये सिचुएशन हमको इस समय देखने को मिल रहा है। आगे देखें स्टेट लीडरशिप टू द फोर। अगर हम देखे जाए मार्फोलॉजी पॉलिटिक्स की देखे जाए तो जो रजिस्टर्ड स्टेट लीडरशिप हैं, रूलिंग पार्टी हैं, सेंट्रल या रीजनल पार्टियां हैं, उस सब की सब जो है अब वो एक एज्यूम कर रही हैं, उनको ग्रेटर इनिशिएटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलनी चाहिए। अगर हम देखें परफॉर्मेंस की बात की जाए तो इट्स परफॉर्मेंस हैज ए बियरिंग नॉट मेयरली ऑन द स्टेट कंसर्न बट ऑन द नेशन एज ए होल। तो अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि स्टेट का भी कंसर्न
एक नेशन के रूप में होना चाहिए। और अगर स्टेट की इनिशिएटिव को देखें, कास्केडिंग इम्पैक्ट आर द नेबर स्टेट एज वेल। इसका इफेक्ट, कास्केडिंग इफेक्ट का मतलब होता है एक के बाद दूसरे पर आंतरिक रूप से इफेक्ट पड़ता है। तो अगर एक राज्य में कोई उपद्रव शुरू होता है तो दूसरे राज्य में उसका इफेक्ट हमें ज़रूर देखने को मिलता है। ये बिल्कुल सही है। जैसे खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। अगर हम बात करें रीजनल पार्टी के परफॉर्मेंस के, तो कुछ राज्यों में अच्छा परफॉर्मेंस कर रही हैं और कुछ जो है और भी आवश्यकता है वो और भी ज़्यादा प्रमोट करें, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा कर सकती हैं अगर सेंटर उन्हें ट्राई करे अच्छा करने की और साथ साथ कोऑपरेशन करें। इंटरेस्टिंगली, इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेम एंड पार्टिकुलरली इट्स interpretation by the judiciary hitherto has been the synchrony with its shift in the political arena। आगे देखें हम तो रियलिटी चेक की बात करें, एक्चुअल में जो गवर्नर हैं वो नॉन इलेक्टेड मेंबर होते हैं, यानी उन्हें इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है, उन्हें यूनियन गवर्नमेंट रिकमेंड कर देती है, अपॉइंट कर देती है। लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर जो हैं इलेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि गवर्नर को ये बात अच्छे से समझना चाहिए कि वो जो काम कर रहे हैं वो एक रूलिंग पार्टी भले हो सकती है, लेकिन वो लेजिस्लेचर पार्टी है, लेजिस्लेचर हैं और जनता द्वारा चुनी हुई है। अब वो सेंटर की हो या सेंटर के बियॉन्ड किसी अन्य पार्टी की हो सकती हैं। इस चीज़ से थोड़ा हमको बचना चाहिए। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न होते हैं कि वो इमरजेंसी लगा देते हैं और सरकार गिरा देते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, तो इस चीज़ से बचना चाहिए। क्योंकि इससे क्या होता है, एक सिंबल क्रिएट करते हैं कि वो सिंबॉलिक रेफरेंस आ जाता है कि एक सिंबल क्रिएट हो जाता है वो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, वो यूनियन गवर्नमेंट का पक्ष ले रहे हैं या कॉन्स्टिट्यूशन के सिंबल को स्थापित कर रहे हैं। ये चीज़ें सामने आती हैं। अगर हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन में, ये जो इंस्टीट्यूशन है, ये गवर्नर भी एक इंस्टीट्यूशन है, लेजिस्लेचर भी एक इंस्टीट्यूशन है, तो ये सभी इंस्टीट्यूशन आपस में अगर कोऑर्डिनेट करते हैं तो इनके वजह से ही आगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल रीजनिंग को रिजल्ट कर सकते हैं, उसमें हमें फ़ायदा मिलेगा। अगर हम बात करें जो गवर्नर हैं, उन्हें इस बात को ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है उस पर गवर्नमेंट काम कर रही है कि नहीं। क्योंकि फंडामेंटल राइट तो उनके ऊपर अप्लीकेबल है, इम्पोज है, उनको उस पर ध्यान रखना ही रखना है। लेकिन स्टेट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पर काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो ये जो है गवर्नर को इस पर ध्यान अवश्य रखना चाहिए। लेकिन अगर क्लैश होगी तो इस पर कोई काम नहीं हो सकता है। आगे देखें, सच एन कन्वर्सेशन हाउएवर नीड टू बी इन द फॉर्म ऑफ एंगेजमेंट विद द गवर्नर एंड द स्टेट लेजिस्लेचर रेदर देन मीन टू प्रोजेक्ट हिम एज एन इंडिपेंडेंट पावर सेंटर। तो आपस में क्या है, गवर्नर को और गवर्नमेंट को दोनों को आपस में इंगेज करना चाहिए, इंडिपेंडेंट पावर के रूप में प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। गवर्नर चाहे कि उसकी सुपरमेसी है, लेजिस्लेचर चाहे कि उसकी सुपरमेसी है, और ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चाहे उनकी सुपरमेसी है। इस तरीके से सुपरमेसी के चक्कर में कोई काम नहीं होगा। इंडिपेंडेंट पावर के रूप में कंसीडर न करके वो सभी लोग एक दूसरे का कोलैबोरेशन करें, तभी जा कर के सही चीज़ निकल कर के आएगी। अगर हम दूसरी बात देखें कि अगर हमारे पास जो वॉइस है जनता की, अगर वो सुनी नहीं जाएगी किसी तरह से, तो फिर जनता की वॉइस कौन है, लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर है। अब स्टेट लेजिस्लेचर की भी बात सुनी जानी चाहिए और उसमें तर्क के आधार पर डिसीजन होने चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए, कोई भी तर्क जो है कुतर्क के नाम पर अगर सत्य साबित करने की कोशिश हो तो गवर्नर को उसमें हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि ये आवश्यक हो जाता है। आगे हम देखें जो है, एज ए लिंक बिटवीन द हिज स्टेट एंड द सेंटर, ए गवर्नर ब्रिंग द वाइडर कंसर्न एंड प्रोमिसेस ऑफ द स्टेट to the attention of the center as well as public at large, which partisan policy may need tend to side step। तो हम देखते हैं कि अगर गवर्नर और सेंटर स्टेट ये सब लोग आपस में मिल करके एक दूसरे की जनता के अटेंशन को ध्यान में नहीं रखेंगे और एक दूसरे से लड़ेंगे, तो क्या होगा, एक पार्टीशन पॉलिटिक्स खेल चलेगी कि हम इस पार्टी के हैं और ये इस पार्टी का नहीं है, इसलिए इसके सारे कामों को हम नेगेट करेंगे, दूसरा चाहे कि हम इसके कामों को नेगेट करेंगे, तो जनता का कोई हित नहीं होगा और ये बहुत बड़ा ही समस्या बनती चली जाएगी। आगे देखा जाए तो गवर्नर जो है उनको एक बात ये ध्यान रखना चाहिए कि उनको इस बात से सिर्फ ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या चल रहा है, साथ ही साथ उनको ये देखना चाहिए कि जो इंस्टीट्यूशन है, पब्लिक कल्चर है, पब्लिक इंस्टीट्यूशन है,
उसको एक्चुअल में कैसे फंक्शन ऑपरेट करने चाहिए, इस बात पर भी उनको काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और अगर ऐसा देखा जाए तो कोई भी ऐसा व्यक्ति ढूंढना कठिन काम नहीं है कि एक गवर्नर को आसानी से ढूंढा ना जा सके जो इन सब चीज़ों पर खरा उतरे। लेकिन होता क्या है एक्चुअल में, जो पॉलिटिशियन हैं जब रिटायर हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं या चुनाव हार जाते हैं, तो उन्हीं लोगों को गवर्नर बना दिया जाता है। यानी गवर्नर बनाने के लिए कोई एक क्राइटेरिया संविधान ने नहीं फिक्स किया है। संविधान का कहना है कि 35 साल उम्र होनी चाहिए और वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये संविधान कहता है। बाद में 2 क्लास और जोड़ दिए गए, वो व्यक्ति अपने ही राज्य का नहीं होना चाहिए, जिस राज्य का गवर्नर है उसमें नहीं होना चाहिए। तो ऐसे क्लास जोड़ दिए गए हैं, परंतु इसके लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि जो रिटायरमेंट के बाद बन जा रहे हैं वो उचित नहीं है, उस पर कुछ काम करने की आवश्यकता है। तो इस चीज़ को आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट आर्टिकल है द हिंदू का, नेसेसरी पुशबैक। तो हम देखते हैं कि जो यूनियन गवर्नमेंट और सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम या हाई कोर्ट के कॉलेजियम के बीच जो टकराव चल रहा है उससे रिलेटेड है। ये भी जनरल स्टडी सेकंड का पोर्शन है, गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी का, जिसमें फंक्शन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट और सेपरेशन ऑफ पावर, इन टॉपिक से ये कनेक्ट होता है। अगर हम देखें, द सेंटर शुड स्टॉप सीइंग जुडिशियल अपॉइंटमेंट एज रिवार्ड फॉर लॉयलिस्ट। तो ऐसा आर्टिकल में कहा गया है कि सेंटर जो है अपने लॉयलिस्ट लोगों को जुडिशरी में बैठाने से उसे बचना चाहिए। जैसा कि हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट के लिए हाई कोर्ट ने रिकमेंडेशन किया था, उस पर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया है। तब यहाँ पर समस्या ये आती है कि जो 3 हाई कोर्ट हैं, जिनमें से कुछ लोगों को नाम, 3 एक्चुअल में 3 लॉयर हैं जिनके नामों को रिजेक्ट कर दिया गया है। तो देखा जाए तो सौरभ कृपाल दिल्ली हाई कोर्ट से, और आर जान सत्यन को जो है मद्रास हाई कोर्ट, और सोमेश्वर सुंदरसेन को बॉम्बे हाई कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए रिकमेंडेशन गया था, जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट ने, लॉ मिनिस्ट्री ने रिकन्सिडरेशन के लिए भेज दिया है। उनके बीच अलग अलग चीज़ें सामने ये आई है निकल करके कि जो सौरभ कृपाल हैं वो गे हैं, इस वजह से, और साथ ही साथ उनका जो पार्टनर है वो स्विस है, यानी वो विदेशी आदमी है। तो हो सकता है कि वो अपने कुछ निजी जानकारी जो जुडिशियल की है, जो गोपनीयता की शपथ लेते हैं, उसको भंग कर दे, ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है। अन्य 2 जज हैं, उनका एक पॉलिटिकल व्यू है कि उन्होंने नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ऊपर कुछ कमेंट किया था, पॉलिटिकल कमेंट किया था, इस वजह से ऐसा माना जा रहा है कि किया गया है, इंडिविजुअल केस में उससे डिसाइड किया गया है। लेकिन अगर देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा गया है कि जो जजेज की नियुक्ति होगी उसके 3 तरीके बताए गए हैं। पहला PCSJ, यानी इस जो जुडिशरी है एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएगी PCSJ, और उसके माध्यम से अपॉइंटमेंट होगा। दूसरा कंडीशन है कि कोई व्यक्ति जो 10 साल एक ही या अलग अलग हाई कोर्ट में, यानी टोटल 10 साल, यानी एक हाई कोर्ट में चाहे हाई कोर्ट मिला करके 10 साल या उससे ज़्यादा अगर वकालत कर चुका हो, तो उसको रिकमेंड किया जा सकता है जज बनाने के लिए। लेकिन वो हाई कोर्ट में बन सकता है और सुप्रीम कोर्ट में बन सकता है। लेकिन अगर वो कोई व्यक्ति ऐसा हो जो कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो, तो राष्ट्रपति उसे डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। यानी डायरेक्ट जो जज बनाने की प्रक्रिया है राष्ट्रपति द्वारा, वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में है, और कॉलेजियम सिस्टम से जो जज, वकील से जज बनाने की प्रक्रिया है, वो 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए वकालत का, और फिर PCSJ। तो 3 तरीके बताए गए हैं। तो इनमें जो दूसरा तरीका है वकील को डायरेक्ट जज बनाने की, इसी प्रक्रिया के ये तहत चल रहा है। अगर हम देखें जो कम्युनिकेशन चल रहा है सेंटर और कॉलेजियम के बीच में, उसमें चीज़ ये देख करके सामने आ रही है, जो इस आर्टिकल में कहना है कि गवर्नमेंट जो है, यूनियन गवर्नमेंट कंट्रोल चाहती है। कि उनका कहना है कि वो जो गवर्नमेंट ऑब्जेक्शन कर रही है, कॉलेजियम का कहना है, वो एक्चुअल में कंट्रोल चाहते हैं कि उनके अकॉर्डिंग अपॉइंटमेंट हो, और ये मिडल माइंडेड आइडियोलॉजी बायस, ये जो पहले 14वीं 15वीं शताब्दी में चलता था, उस तरीके की माइंडेड एफर्ट की बात की जा रही है। अगर हम देखा जाए तो जो जुडिशरी है, इससे उनका कहना है कि वो पॉलिटिसाइज हो जाएगा, और पॉलिटिकल लॉयलिस्ट को जब बैठा दिया जाएगा तो वहाँ पर जो जजमेंट आएंगे वो सही नहीं आएंगे। इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, और इसी वजह से जो ये जज हैं, तीनों जो नाम सजेस्ट किए गए हैं,
सौरभ कृपाल, आरजान सत्यन और ये सोमेशेखर और सुंदरा सेन जो है, इन लोगों की बात है। लेकिन कॉलिजम का कहना है कि इनके किसी भी व्यू को हम पॉलिटिकल व्यू कंसीडर तो करेंगे, परंतु वो व्यक्ति अपना पॉलिटिकल व्यू रख सकता है। एक दिन पहले और आर्टिकल आया था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उनकी अपनी आर्टिकल 19 के तहत राइट टू एक्सप्रेशन का पावर है और उसका फंडामेंटल राइट का प्रयोग करेंगे, लेकिन उनकी इंटीग्रिटी किसी तरीके से जो है खतरे में नहीं है, इंटीग्रिटी उनके अंदर है, इसलिए वो जज बन सकते हैं। आगे देखा जाए, गवर्नमेंट अपीयर टू थिंक दैट पोटेंशियल कैंडिडेट फॉर जुडिशरी अपॉइंटमेंट शुड नॉट हैव पॉलिटिकल व्यू ऑफ देयर ओन। तो इसमें कहा गया है कि गवर्नमेंट चाहती है कि उनका कोई पॉलिटिकल व्यू ना हो, वो कोई पॉलिटिकल ओपिनियन ना रखते हैं, जिससे कि उनके फंक्शनिंग में वायसनेस आ जाएगा, वो अपने जजमेंट करते वक्त वो उस बात को सही तरीके से कर नहीं पाएंगे। तो ऐसा चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, लेकिन उस पर कॉलेजियम को ऑब्जेक्शन है। उन्होंने कहा कि इस तरीके की चीज़ें से हमें ऑब्जेक्शन है, कोई व्यक्ति फंडामेंटल राइट का प्रयोग कर सकता है। आगे देखें, इस आर्टिकल में कहा गया है कि जो जुडिशरी को डिस्टर्ब करके, स्पॉइल करके गवर्नमेंट चाहती है वो अपने लॉ ऑफिसर को बैठा दें सेंटर में और स्टेट में, यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और उनके जो लीडर होंगे, पॉलिटिकल लीडर, वही सब कंट्रोल करेंगे और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में अपने डिफरेंट पोजीशन पर लोगों को बैठा देंगे और पूरी सिस्टम को अपने कंट्रोल में ले लेंगे। द ऑब्जेक्शन बेस्ड ऑन सेक्सुअल ओरिएंटेशन इज पार्टिकुलरली appealing as it is contrary to the constitutional position against discrimination based on sex or sexual preference। तो आर्टिकल 15 की बात करें, आर्टिकल 15 जो संविधान का आर्टिकल 15 है, उसमें कहा गया किसी व्यक्ति के ऊपर धर्म, रेस, जन्म स्थान, जन्म, सेक्स, इसके आधार पर डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 15 का उल्लंघन है। कोई व्यक्ति सेक्सुअल ओरिएंटेशन उसका क्या है, सेक्सुअल प्रेफरेंस क्या है, उसके आधार पर हमें भेदभाव नहीं करना चाहिए। The viewpoint that the collegium system of appointment is flawed as it is opaque and tend to reduce the zone of consideration is valid। एक बात और आर्टिकल में कही गई है, ये चर्चा हमेशा चलती रहती है, जो कॉलेजियम सिस्टम वो ओपेक है, उसमें ये चीज़ पता ही नहीं चलती है कि उस जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जजेज की रखी गई है, जिन्हें हम PCSJ से हम अपॉइंट करके नहीं कर रहे हैं। ये सही बात है कि जो जुडिशरी है उसे PCSJ के माध्यम से जजों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए, लेकिन PCSJ से जो जज बनते हैं वो केवल डिस्ट्रिक्ट में रह जाते हैं, बड़े मुश्किल से हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं, जबकि हाई कोर्ट में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वकील, वो हाई कोर्ट में चले जाते हैं, फिर वहाँ से प्रमोट होकर सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ओपेकनेस है, ये सुप्रीम कोर्ट को सोचना चाहिए कि उन्हें इस तरीके के क्लैश से बचने के लिए जिम्मेदारी उनकी भी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा PCSJ को प्रमोट करें। ये ज़्यादा जो है ट्रांसपेरेंसी को शो करेगा और इससे जो है क्लैश नहीं होगी, और जनता का विश्वास जब तक सुप्रीम कोर्ट में है तब तक बहुत अच्छी बात है। इस विश्वास को बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को इस बात पे ध्यान देना चाहिए कि उन्हें PCSJ को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए। तो ये जो है उनका कंडीशन सही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हमें रिकन्सिडरेशन करने की आवश्यकता है। तो आगे हम देखते हैं कि अब एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंडा बन गया है, जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट है। आर्टिकल 50 बात करें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, अनुच्छेद 50 कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच जो है किसी भी तरीके का कोई क्लैश नहीं होना चाहिए, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो किया जाना चाहिए, पालन किया जाना चाहिए। तो ये था इस आर्टिकल में मेन चीज़ें जो कि अभी चर्चा में थे, इस आर्टिकल में डिस्कस किया गया है। तो इस वीडियो को हम यहीं पर स्टॉप करते हैं और मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।